हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। कैसे ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन का केस है ये बाकी अदर यूनिफिकेशन से डिफरेंट है। देखो जरा, अगर आप लोगों को याद होगा पोलैंड का यूनिफिकेशन, तो पोलैंड का यूनिफिकेशन जो था वो एक लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था। ज़्यादा जहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज बोल रहे थे पोलैंड के लोग, रशिया के लोग रशियन लैंग्वेज का फोर्स कर रहे थे, इस तरीके से हुआ था। जर्मनी का यूनिफिकेशन में कहीं ना कहीं जो कस्टम यूनियन था, स्पेशली जो कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स था उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ग्रीक का यूनिफिकेशन में अगर हम बात करें तो जो कल्चर था, स्पेशली ग्रीक का जो ट्रेडिशंस था उसके बेसिस पे हुआ था। वहीं अगर हम लोगों ने पहले देखा था जस्ट इटली का यूनिफिकेशन, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था वो भी एक यूनिफिकेशन जो अलग था और एक सडन यूनिफिकेशन हो रहा था। मतलब कुछ सालों के अंदर लगभग 10, 20, 30 या 50 साल के अंदर यूनिफिकेशन हो रहा है, इस तरीके से हम लोगों ने वो प्रोसेस देखी थी। लेकिन जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है ना, ये सडन या एकदम अपहेवल जैसी सिचुएशन नहीं है कि वो एक ही टाइम में हो रहा है या कुछ सिचुएशन हो रहा है। इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, एक लंबे समय के अंदर यूनिफिकेशन हो रहा है। मतलब अगर आप देखो जरा, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन को होने में लगभग 200 से 300 साल लग जाते हैं। एक बड़ी प्रोसेस के थ्रू, एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू यूनिफिकेशन होता है ब्रिटेन का अंदर। ठीक है, अब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन में दिखाऊं आपको, उसके पहले एक बार समझ लेते हैं कि ब्रिटेन की एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, कि किसे ब्रिटेन कहते हैं। जिससे बहुत बार आप सुनते हैं ना यूके, फिर ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, तो ये एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि इसमें कितना डिफरेंस है। तो अब मेरे को अब एक काम करना, मैं आप लोगों को मैप दिखाते जाता हूँ, जस्ट एग्जैक्टली मैप को वॉच करते जाना बहुत डीप में और आप लोगों को समझ में आते जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ब्लू एरिया देखोगे तो ब्लू एरिया क्या है? पूरा ब्लू एरिया जो लाइट कलर में दिख रहा है ये ओशियन है, मतलब ये चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है, ये चीज दिखा रहा है। अब सेकंड नंबर पे जैसे जैसे मैं जिस एरिया पे कलर फिल करते जाता हूं आप उस कंट्री को समझते जाना। जैसे फॉर एग्जांपल आयरलैंड वाला हिस्सा देखो, आयरलैंड के अंदर मैंने एक कौन सा कलर फिल करूं? ठीक है, रेड कलर फिल कर देता। तो आयरलैंड में मैंने फिल करा रेड कलर, तो आप देखो जरा, जो आयरलैंड का हिस्सा है एक आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, तो ये जो एरिया है ये आयरलैंड का हिस्सा है। ठीक है, अब सेकंड में एक काम करता हूँ, सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एक कलर फिल कर देता हूँ। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर मैंने कलर फिल कर देता हूँ, मैंने करा है अब ब्लू कलर। ठीक है, सो अब देखोगे जरा, ब्लू कलर यहाँ पे है और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है रेड कलर। तो आपको दिखा कि ये हिस्सा आयरलैंड है और इधर वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर नदर्न आयरलैंड कौन सा है? नदर्न आयरलैंड्स की बात करें तो यहीं पे जस्ट इस आयरलैंड के इस रेड हिस्से के पास में मैंने एक और ग्रीन कलर का हिस्सा हो रहा है, छोटा सा फिल करा है, देखो जरा कलर दिखा है। हाँ, इसे बोला जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब ये आयरलैंड के नॉर्थ में है। ठीक है, और इसे भी बोला जाता है आयरलैंड। दैट मीन्स कि आयरलैंड दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आयरलैंड जिसे हम आयरलैंड के नाम से जानते हैं और एक नॉर्दर्न आयरलैंड जो एक आयरलैंड के नॉर्थ के अंदर है। ठीक है, ये दो चीज़ें। अब ये हम लोगों ने देखा, इवन जो ब्लू कलर में आपको जो ग्रेट ब्रिटेन दिख रहा है ना, इस ग्रेट ब्रिटेन को भी मैं चाहूँ तो 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, अगर आप नीचे वाला कलर देखोगे तो ये मैंने इंग्लैंड कलर फिल करा है। वहीं इसके ऊपर वाले आप रीजन, यहीं इंग्लैंड के पास में आप देखोगे मैंने थोड़ा सा लाइट, कौन सा कलर बोलेंगे मुझे नहीं पता, मैं इसे थोड़ा सा ब्लू कलर बोल रहा हूँ, लाइट ब्लू कलर है। एग्जैक्ट जो कलर है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इसे मैंने बोला है लाइट ब्लू कलर जैसा दिख रहा है रीजन। वहीं इस इंग्लैंड के ऊपर आप देखोगे स्कॉटलैंड वाला रीजन दिख रहा है। हाँ, इस स्कॉटलैंड वाले रीजन को मैंने फिल कर देता हूँ। अभी मैंने एक और कलर फिल करा है, ये देखो जरा, ये मैंने कलर फिल करा। तो इस तरीके से अगर हम देखिए जरा, तो जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, ये अलग अलग कंट्री से बना हुआ है, मतलब यहाँ पे एक कंट्री नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर अगर देखा जाए तो ये सभी आपस में भी एक ग्रुप है, एक यूनियन है, लेकिन एक कंट्री नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड एक अलग कंट्री है, इस कंट्री की अपनी खुद की एक कैपिटल है जिसका आपको नाम पता होगा लंदन। ठीक है, ये इंग्लैंड की चीज आ जाती है। वहीं स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड भी एक अलग कंट्री है। इवन जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उन्होंने शायद वॉच किया होगा कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड की क्रिकेट के अंदर टीम भी है। तो इस तरीके से इनकी डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज भी है। ठीक है, और अगर आप आगे देखो जरा, इसी मैप के अंदर एक नदर्न आयरलैंड जो दिख रहा है आयरलैंड है, ये भी अलग और इवन इसकी भी अपनी एक कैपिटल है। तो हम लोग क्या देखेंगे, कैसे ग्रेट ब्रिटेन, कैसे यूनाइटेड किंगडम जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम यूके के नाम से भी जाना जा सकता है या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से हम जानते हैं, कैसे इस यूनिफिकेशन हुआ इन सभी रीजन का।
आयरलैंड जो है ना, इस आयरलैंड को आप अलग मान लो थोड़ी देर के लिए, आयरलैंड की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली 4 रीजन की बात करेंगे। कौन सा? पहला रीजन हो जाता है हमारे पास इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई कि जो ये एरिया है ना, स्पेशली ये अलग अलग आइल्स में डिवाइडेड था। आइल्स का मतलब क्या होता है? आइल्स का मतलब ये होता है अलग अलग छोटे छोटे से आइलैंड्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और यहाँ की जो एथनिक, जो मेन एथनिक जो ग्रुप्स थे, जो कम्युनिटीज रहती थी, वो 4 तरीके से थी। कौन सी? पहले हो गई इंग्लिश कम्युनिटी, जिनको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। सेकंड हो जाती है वेल्स, जो इंग्लैंड के जस्ट पास में। थर्ड नंबर पर हो जाता है स्कॉट, जो स्कॉटलैंड के लोग हैं। और फोर्थ नंबर पर आयरिश, जो आयरलैंड के लोग हैं। देखो पहले क्या था? आयरलैंड, ये पूरा आयरलैंड एक ही पार्ट था, लेकिन बाद में नॉर्दर्न आयरलैंड इससे अलग बन जाता है आयरलैंड से, तो ये सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से ये जो कम्युनिटीज थी, एथनिक जो ग्रुप था, ये 4 अलग अलग थे। कौन सा? वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश, सेकेंड नंबर पे हो जाता है हमारा वेल्स, थर्ड नंबर पे स्कॉट एंड फोर्थ नंबर पे हो जाता है आयरिश। ये अलग अलग कम्युनिटीज लोग थे, अलग अलग लोग बिलोंग करते थे। अब ये जब अलग अलग कम्युनिटीज थी, एथनिक ग्रुप्स इनका अलग अलग है, तो इनके डेफिनेटली लैंग्वेज अलग होगी, इनका कल्चर भी अलग होगा, इनके ट्रेडिशंस भी अलग होंगे, इनके प्रैक्टिसेस भी अलग होंगे। तो इस तरीके से इनके कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस भी सब अलग अलग थे। ये सेकंड चीज पड़ी। थर्ड नंबर में आप देखो जरा, होता क्या है, सडनली जैसे जो इंग्लिश वाली जो डोमिनेंस है, इंग्लिश वाला जो रीजन है ना, इनके पास कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, कहीं ना कहीं जितने स्टडी धीरे धीरे इनकी वेल्थ बढ़ती है, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ते जाता है, और धीरे धीरे ये ऑल जो अदर रीजन है उस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जाता है। कौन? इंग्लिश वाला रीजन। ठीक है, ये कैसे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है 1688 के अंदर। 1688 के अंदर क्या होता है, ये जो इंग्लैंड के लोग हैं ना, ये एक्चुअली पावर सीज करते हैं। किससे पावर लेते हैं? मोनार्की पावर ले लेते हैं, और पावर आ जाता है आपके पास असेंबली के पास। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक नेशनल असेंबली जो सिस्टम है, एक पार्लियामेंट, उनके पास पावर आ जाता है। और ये पावर क्या करते हैं, अब धीरे धीरे क्या करते हैं, अदर एरियाज पे भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कॉटलैंड को। देखो वेल्स की हम बात इसलिए नहीं कर रहे कि ये जो वेल्स वाला रीजन है, ये तो बहुत पहले ही इंग्लैंड के अंदर मिल जाता है। ठीक है, स्कॉटलैंड के अंदर ये क्या करते हैं, 1707 के अंदर, 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन, हाँ वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू स्कॉटलैंड को जो है ये ब्रिटेन, स्पेशली ब्रिटेन के अंदर मिला लिया जाता है। अब इस ब्रिटेन के अंदर मिलाने के कारण क्या होता है, सबसे पहले चीज़ तो ये जाती है कि जो स्कॉटलैंड है, इस स्कॉटलैंड के ऊपर ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस, ब्रिटेन मतलब जो इंग्लैंड का लोग हैं, इनका इन्फ्लुएंस जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जो पार्लियामेंट बनेगी, जो नई ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो है इंग्लिश पीपल्स हैं, ये भी मेंबर्स रहेंगे, साथ साथ में जो स्कॉटलैंड से ये भी मेंबर्स रहते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, स्पेशली किन के नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश पीपल्स के ज़्यादा होते हैं। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये होता है कि जो स्कॉटलैंड पीपल है, इनके नंबर ऑफ पीपल कम होने के कारण, रिप्रेजेंटेटिव कम होने के कारण कहीं ना कहीं ये थोड़े से दबे होते हैं, इनको दबा दिया जाता है। दैट मीन्स कि कल्चरली, ट्रेडिशनली अगर बात करें तो इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, जब डोमिनेंस जिस पार्लियामेंट के अंदर अगर इंग्लिश लोगों का ज़्यादा है, तो कौन सा कल्चर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, डेफिनेटली इंग्लिश का ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज के तौर पे प्रमोट होती जाती है। कल्चर, जो ट्रेडिशंस है, वो भी ब्रिटेन्स का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ते जाता है, स्पेशली अदर रीजन के ऊपर ये चीज़ होती है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली जो कैथलिक्स लोग, जो स्पेशली स्कॉटलैंड के जो कैथलिक क्लैंस, अब आपके माइंड में आएगा सर क्लैंस क्या होता है। क्लैंस का मतलब ये होता है एक ही तरीके से जो कास्ट या एक ही तरीके से जो जाति या रिलीजन से बिलोंग करते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे गोत्र हमारे होती है कि नहीं, राजपूत के अंदर एक ही राजपूत की जो ग्रोथ होती है, गोत्र, इसी को बोला जाता है क्लैंस। तो स्पेशली जो कैथलिक्स थे, कहाँ के, स्कॉटलैंड के अंदर जो कैथलिक्स होते थे, इन कैथलिक्स जब भी इस तरीके से कोई मूवमेंट या कोई ऑपरेस करने की कोशिश करते थे, कुछ बताने की कोशिश करते थे कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या अलग जाना चाहते हैं, तो ये इंग्लैंड के जो लोग इसे दबा दिए जाते थे, उस मूवमेंट को सप्रेस्ड, उस मूवमेंट को दबा दिया जाता था, मतलब आगे फैलने नहीं दिया जाता था। इस तरीके की सिचुएशन हो रही थी। वहीं और मैं अगर आगे बात करूँ, स्पेशली स्कॉटलैंड के अंदर एक और चीज़ हो रही थी कि जो हाईलैंडर्स का मतलब क्या होता है, जो ऊपर पहाड़ी पे, जो ऊपर बड़े बड़े प्लेस पे जो रहते थे, स्पेशली स्कॉटलैंड की अगर मैं सिचुएशन जोग्राफिकली लोकेशन आप देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको माउंटेन्स और हिली रीजन ज़्यादा दिखेगा। तो जो ये वहाँ पे इस तरीके से जो लोग रहते थे, उन हाईलैंडर्स लोगों को क्या करा जाता था, स्पेशली उनकी जो कस्टम, जो उनकी खुद की जो लैंग्वेज है, जैसे गैलिक लैंग्वेज, वो बोलने से मना कर दिया जाता था। इवन जो उनके जो नेशनल
नेशनल कॉस्ट्यूम, जो उनकी नेशनल जो ड्रेस होती है, आप बोलोगे सर नेशनल ड्रेस केस की, आप मेरे पीछे डायग्राम में देखो, जो इस तरीके से जो इनकी नेशनल ड्रेस है वो ड्रेस पहनने से इन लोगों को मना कर दिया जाता था। इवन जो इनकी जो प्रैक्टिसेस की जाती थी, जो रिलीजन्स फॉलो किया जाता था, और इवन इनके जो हाईलैंडर्स जो घर होते थे वहां से भी इन लोगों को बाहर निकलने से लेके बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के ऊपर इंग्लिश इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, और इस तरीके से स्कॉटलैंड का यूनिफिकेशन, स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड के अंदर आ जाता। सडनली एक टाइम के अंदर नहीं हुआ, एक महीने या एक साल के अंदर नहीं हुआ, एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू, एक एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू, जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अंदर हुआ था, उस एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू स्कॉटलैंड का यूनिफिकेशन जो है, या स्कॉटलैंड जो है ब्रिटेन का पार्ट के अंदर आ जाता है। सेम सिचुएशन होती है आयरलैंड के साथ। आयरलैंड की बात की जा रही है यहाँ पे, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करें, नॉर्दर्न जो हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड की बात की जा रही है। इस हिस्से की, इस कंट्री की मैं सिचुएशन बता दूंगा, तो यहाँ पे बेसिकली दो कम्युनिटी, दो स्पेशली क्रिश्चियंस जो है वो बिलोंग करते थे, दो टाइप्स के, जिसको हम बोला जाता है प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। अब इस कंट्री की बात की जाए तो इस कंट्री की जो नंबर ऑफ पीपल्स है, जो नंबर ऑफ जो ज़्यादा लोग थे वो कैथोलिक क्रिश्चियंस थे। लेकिन जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटेन की जो स्पेशली ब्रिटेन से मतलब जो इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, जो इंग्लैंड के लोग थे ना, ये स्पेशली प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियंस थे उनकी हेल्प की गई। उस हेल्प के कारण क्या हुआ, उस हेल्प करने के कारण ये हुआ कि जो आयरलैंड का जो हिस्सा है, स्पेशली जो नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा है, यहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत बार वॉर या बहुत बार लड़ाई झगड़े जो है सिचुएशन होती रहती थी। और धीरे धीरे जो क्या हुआ, कैथोलिक जो क्रिश्चियंस है वो कहीं ना कहीं सप्रेस, कहीं ना कहीं दबा दिए गए, और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस को कहीं ना कहीं इनिशिएटिव दिया जाता था, और उनकी हेल्प भी कौन कर रहा था, इंग्लैंड खुद उनकी हेल्प कर रहा था। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे एक जो है बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मैं आयरिश की बात करूँ, इन्हीं लोगों के कारण, तो एक मूवमेंट होता है यहाँ पे, रिवॉल्ट होता है, जो 78 के आसपास या 88 के आसपास है। इस 88 के अंदर जो मूवमेंट होता है वॉल्फ टाउन के द्वारा जो मूवमेंट किया जाता है, उस मूवमेंट को भी सप्रेस, इस मूवमेंट को भी दबा दिया जाता है इंग्लैंड की आर्मीज के द्वारा, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा। और फाइनली क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एक्ट, अब की बार एक्ट होता है कौन सा, एक्ट ऑफ यूनियन, जिसको बोला जाता है 1801 के अंदर। इस एक्ट ऑफ यूनियन 1801 के अंदर जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये भी अब इंग्लैंड का पार्ट है और इंग्लैंड के अंदर इंक्लूड हो जाता है। इस तरीके से ब्रिटेन की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर अब कितनी कंट्रीज इंक्लूड हो जाती है, तो बेसिकली 4 कंट्रीज। कौन कौन सी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। इस तरीके से ये चारों एक साथ आ जाते हैं और ये जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से इस पूरे ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन जो है वो हो जाता है। अब आप लोगों के माइंड में 3 क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि ये यूनिफिकेशन सडन नहीं हुआ है, ये यूनिफिकेशन लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू हुआ है, एक बड़ी लंबी ईयर्स के अंदर हुआ है। मतलब 16-17 सेंचुरी तक ग्रेट ब्रिटेन के नाम से कोई नेशन नहीं होता था, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस, लगभग 100 साल, 200 साल, 300 साल के अंदर ये यूनिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये यूनिफिकेशन कैसे हो रहा है, ये यूनिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन, मतलब नियम के थ्रू किया जा रहा है। मतलब एक पार्लियामेंट से एक नियम आता है जिसमें बोला जाता है हम एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू आपको हमारे अंडर इंक्लूड कर रहे हैं, हम इसमें आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम इसमें आपको ये बेनिफिट देंगे। इस तरीके से यूनिफिकेशन किया जा रहा है, मतलब कोई लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं किया जा रहा, कोई कल्चर के बेसिस पे नहीं किया जा रहा है। इवन अगर हम बात करें आज प्रेजेंट डेट में भी स्कॉटलैंड का अपना अलग फ्लैग है, अगर आप देखोगे, इवन इंग्लैंड का अपना फ्लैग है, इवन अगर मैं बात करूं नॉर्दर्न आयरलैंड का अलग फ्लैग है और वेल्स का अलग फ्लैग है। इन चारों रीजन के भी अपने अपने, इन कंट्रीज के भी अलग अलग फ्लैग है, और इन सभी फ्लैग को कंबाइंड करके एक नया फ्लैग बनाया जाता है, जिस नए फ्लैग को बोला जाता है यूनियन जैक। अगर यूनियन जैक देखोगे तो एक नया फ्लैग बना किसका, ग्रेट ब्रिटेन का, इस सारे यूनिफिकेशन के बाद, जिसको बोला जाता है यूनियन जैक के नाम से। और वहीं आपको एक नया नेशनल एंथम भी मिलेगा। वो क्या एंथम है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। ये भी एंथम जो है ग्रेट ब्रिटेन का एंथम है। और इस पूरे यूनिफिकेशन के कारण क्या होता है, इंग्लिश कल्चर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश ट्रेडिशन जो है, इसका इन्फ्लुएंस जो है अदर रीजन पे है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जो बढ़ते जाता है। और जो रिमेनिंग जो रीजन है, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, या फिर आयरिश की बात करो, आयरलैंड की बात करो, नॉर्दर्न आयरलैंड की, तो यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण उनका कॉस्ट्यूम, कल्चर, ट्रेडिशन कहीं ना कहीं दब जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यूनिफिकेशन देखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है आप लोगों को समझ में आएगा, ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर कमेंट करने का टाइम रहेगा आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।